नमस्कार। देखिए, आज मेरे साथ इस स्क्रीन पर आप जिन शख्स को देख रहे हैं, बहुत समय से आप सब सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि मैं इन्हें इंटरव्यू करूं। मैं इनके बारे में सही मायने में बताऊं कि मैं ज्यादा जानता नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया एक आज के समय में एक ऐसा टूल बन सका है, लोगों को जोड़ देता है, लोगों को पास ले आता है और ऐसे ऐसे लोगों से आपका रूबरू करा देता है जिन्हें आप नहीं जानते और जो अचानक ही फेम में आते हैं, सुर्खियों में आते हैं और तस्वीरों को, चीजों को बदलने की क्षमता रखते हैं। मोहित काम्बोज ऐसे ही शख्स हैं, मुंबई से मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वहां पर, एक्टिव। मुझे लगता है कि सोशलिस्ट भी हैं जो सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव रहते हैं। मोहित जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। जय श्री राम। तो मोहित जी, ये बताइए कि आप ये शिवसेना वाले आपके पीछे पड़े हुए हैं, अभी तक आप बचे हुए कैसे हो? देखिए, जिसके पीछे महादेव का आशीर्वाद हो, उनको अगर शिवसेना वाले कुछ भी फैब्रिकेशन करके या अपने पद का दुरुपयोग करके सोचे कि वो फंसा सकते हैं, या जो लोग उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं उनको डरा सकते हैं, धमका सकते हैं। तो लेकिन सच्चाई में जो दम होता है, तो आप अगर सच्चे हैं, आपने कुछ गलत किया नहीं है, तो ना आपको डरने की जरूरत है, ना आपको घबराने की जरूरत है। आप अपनी लड़ाई कायम रखिए। लोग देख रहे हैं, लोग आपके साथ खुद जुड़ते हैं। और आज के, जैसे आपने सोशल मीडिया की बात की, मेरा ऐसा स्पष्ट मानना है कि आज के तारीख में सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग माध्यम है। अगर कुछ मीडिया हाउसेस अगर आपका नैरेटिव गलत भी चलाते हैं या गलत तरीके से भी दिखाते हैं, लेकिन ये जो हम्म। सोशल मीडिया है, यहाँ पे हर एक इंसान आपके साथ जुड़ता है। वो सच और झूठ में फर्क करना जानता है। उसको पता है क्या सच और क्या झूठ है। और जब आपकी आवाज आप किसी चीज के खिलाफ बड़े रूप से उठाते हैं, तो आपको जो ताकत में लोग बैठे होते हैं, जिनके पास मनी पावर, मैन पावर, मिनिस्टर पावर, सब तरह की पावर होती है, वो आपको दबाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिसके पास लोगों का आशीर्वाद होता है, ईश्वर का आशीर्वाद होता है, उनको डरने की जरूरत नहीं होती है, उनको सिर्फ लड़ने की जरूरत है। और खुद ना खुद जब लड़ाई आगे बढ़ती है, तो लोग जुड़ते रहते हैं साथ में। तो थोड़ा-सा हमें ये बताइए कि आपकी जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है इस समय, वो इस समय क्या है? हमारे बहुत से सब्सक्राइबर आपके बारे में नहीं जानते। देखिए, ऐसा है कि मैं 2012 से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। मैं मुंबई का भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष बना। 2014 में मुझे जब युति टूटी शिवसेना के साथ, तो हुँ, ढिंडोशी विधानसभा से मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मिला। लेकिन बीजेपी पहली बार वहां पे चुनाव लड़ रही थी, इसके लिए मैं लगभग एक 8-1000 वोट से उस समय चुनाव हार गया। और हुँ, शिवसेना के सुनील प्रभु चुनाव जुड़े। फिर मुझे मुंबई का उत्तर भारतीय मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। 1.5 साल मैं मुंबई उत्तर भारतीय मोर्चा का अध्यक्ष रहा। मुझे मुंबई का युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया, राज्य का, मुंबई राज्य का। 2019 तक मैं मुंबई युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा, यूथ का। हुँ, उसके बाद मेरे को, जब लोकसभा की सभाएं थी, उसमें हुँ, पूरा कोऑर्डिनेशन, पूरा पब्लिक रैली, चाहे मोदी जी की हो, अमित भाई की हो, देवेंद्र जी की हो, उसका कोऑर्डिनेटर बनाया गया। फिर हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस समय के देवेंद्र फडणवीस साहब ने महाजनादेश यात्रा निकाली थी पूरे महाराष्ट्र की। उसका अच्छा। मैं इंचार्ज था, पूरा सभाओं का, सब चीज का उसका इंचार्ज था, यात्राओं का। जिसके सौभाग्य से मुझे पूरा महाराष्ट्र का एक एक कोना, बस्ती, गांव मुझे देखने का सौभाग्य मिला। हुँ, विधानसभा चुनाव में भी मेरे पार्टी का कैंपेन का इंचार्ज था, पूरा सभाओं का कंप्लीट। और महामंत्री मुंबई बीजेपी का मेरा लास्ट टेन्योर एज अ महामंत्री था। लेकिन पिछले 1.5 साल से मैं किसी भी पद पे नहीं था, सिर्फ पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। और जो पार्टी जो अमुक अमुक जवाबदारी देती है, उसको मैं निभाता हूँ। अच्छा, तो फिर ये बताइए कि आपने इतने सारे रीज़न बता दिए हैं कि आपके पीछे बीएमसी वाले और सब क्यों पड़े हुए हैं। इतने रीज़न बहुत हैं ये सब बताने के लिए। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? मैं आपको सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि आप अक्सर अपने वीडियोज़ डालते रहते हैं कि आपको ये नोटिस आ गया, ये नोटिस आ गया। ये सिलसिला क्यों और कैसे और किसकी वजह से शुरू हुआ? नहीं, देखिए, ये सिलसिला चालू हुआ जब 2 अक्टूबर को मुंबई का क्रूज का केस हुआ। क्रूज के केस के अंदर नवाब मलिक ने 8 तारीख को प्रेस आर्यन खान वाला कॉन्फ्रेंस जो करके, मामला हुआ। आर्यन खान वाला, उसने 8 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नवाब मलिक ने बोला कि जो वहां पर एक बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी का नेता था, उसका साले को छोड़ दिया गया।
तो वो उसने मुझे एड्रेस किया और बोला अच्छा। कि मैंने मेरे साले को छुड़वाया वहां से, और एनसीपी ने मेरे साले को छोड़ दिया। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें मेरी वाइफ, मेरे बच्चे 8 साल की बेटा, 10 साल की बेटी, मेरे सास ससुर, मेरे फादर मदर, सबकी पिक्चर सार्वजनिक करके ड्रग पेडलर्स के साथ मेरा संबंध जोड़ते हुए एक भारतीय जनता पार्टी पे अटैक करने की कोशिश की। और उन्होंने ऐसा प्रयास किया कि जो उनके दामाद को एनसीबी ने गांजे के केस में अरेस्ट किया था, उसका बदला वो कैसे ले सकते हैं। तो ये एक झूठी स्टोरी लेकर नवाब मलिक मेरे पीछे पड़े। उसको डिफेंड करने के लिए मैं, अपने परिवार पे मेरे पे झूठे आरोप लगे, उसको डिफेंड करने के लिए मैं उतरा। तो ये सिलसिला वहां से पब्लिक डोमेन के अंदर, देखिए राजनीति में जब आदमी लड़ाई लड़ता है तो कभी कभी कोई पीछे से लड़ता है, कोई आगे से लड़ता है। तब तक सही बात। तो हम पीछे से थे, आगे से नहीं थे। तो ये सरकार के खिलाफ पीछे से लगे थे। उस समय नवाब मलिक जी मुझे आगे लेके आ गए, और आगे लेके आ गए तो फिर जब आपके घर पे आरोप लगे, आप पे आरोप लगे, और इतने संगीन आरोप लगे फैमिली को आप वो करें। जिसमें कोई आपका लेना देना नहीं है, उसमें आप अगर 10 साल और 8 साल के बच्चों की फोटो डाल के ड्रग पेडलर्स के साथ जोड़ो, तो ये खुद में ऐसा हो जाता है कि आप इधर समाज में आप अपना मुंह दिखा नहीं सकते और आप उठ बैठ नहीं सकते। और हम जैसे लोग तो जो मुंबई में मेहनत करके पर प्रांति के रूप में यहाँ पर आकर मेहनत करके अपने को खड़ा करते हैं, स्टेब्लिश करते हैं, दो वक्त की रोटी कमाते हैं, काम करते हैं, उसके अंदर इस तरह से अटैक करना, ना कि हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड, ना कि हमारा कोई इतना बड़ा कोई खानदानी नाम की भाई स्टेब्लिश तो थे नहीं हम कोई पॉलिटिक्स के अंदर, उसके अंदर इस तरह से आके नेशनल मीडिया पे जहां पे आर्यन खान और शाहरुख खान जैसे बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, तो स्वाभाविक था मुझे मेरा पक्ष रखना था। मैंने मेरा पक्ष रखा, और वो बात जब नवाब मलिक ने बोली कि बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी, तो उनका जवाब मैंने निकला, बात निकल गई है और अब बात तो सही में बहुत दूर तक जाएगी। वो लड़ाई जो चालू हुई उसमें उनके साथ, नवाब के साथ संजय राउत, ये सब पूरी टोली थी एक, ये पूरी टोली चलती आई। और इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया था। ये रोज सुबह सलीम जावेद की स्टोरी लेके जो आते थे अधिकारियों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, हमारे पूरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की वाइफ को इन्होंने ड्रग पेडलर करके फोटो डाल दी, उनको बोला, मुझे बोला। तो ये लड़ाई वहां से चालू हुई जो एक अलग विशाल महाभारत का रूप आज ले चुकी है। अब ये लड़ाई ये आपको लगता है ये कब तक चलेगी? क्या अगले चुनाव तक चलेगी ये? देखिए अभी अभी हर्ष जी ऐसा हो गया है कि ये जो विषय है ये अभी सत्य और असत्य का हो चुका है। अब ये 1 महीना चले कि 1 साल चले कि अगले चुनाव तक चले कि 10 साल चले, इसके अंदर अभी आप कोई अभी हट नहीं सकता, पीछे जा नहीं सकता। क्योंकि अभी जिस हिसाब से इन्होंने भ्रष्टाचार किया, देखिए एक तो आप मानिए मेरी बात कि ये सरकार नाजायज सरकार बनी है, और जिन ये तो लोगों ने ये अननेचुरल है वैसे भी। आइडियोलॉजी के लिए तीनों पार्टियां मैच नहीं करती हैं। आप इसको अननेचुरल बोलिए, मैं इसको नाजायज बोलूंगा। हाँ, तो सही बात। नाजायज संबंध बनाकर ये जो सरकार बनी है, ये सरकार 3 लोगों की नाजायज सरकार जो बनी, और बनाने वाले जो लोग हैं, इसको बनाने वाले कुछ मीडिया हाउसेस हैं, कुछ लोग ऐसे हैं संजय राउत जैसे, नवाब मलिक जैसे, और 1-2 और लीडर्स हैं जिन्होंने ये पूरा प्रयास और प्रयत्न कर इन तीनों का गठबंधन बनाया। अब देखिए बहुत समझने वाली बात, इसमें सबसे बड़ी समझने वाली बात क्या है कि ये जब सरकार का स्थापना गठबंधन बना और 2019 नवंबर में माननीय मुख्यमंत्री जनाब उद्धव ठाकरे साहब ने शपथ ली, जनाब के शपथ लेने के बाद उन्होंने अपना कार्यकाल संभालना चालू किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो इस बात को समझने में कि शिवसेना पूरे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे साहब की आइडियोलॉजी छोड़कर कैसे सोनिया सेना के साथ जाके बैठ सकती, इस बात को भी समझने में थोड़ा सा समय लगा। तब तक कोविड आ गया। लेकिन ये सरकार का जो मेन एजेंडा था वो भ्रष्टाचार था, और मेन एजेंडा था पैसा कमाना। पैसे कमाने के पीछे उनका एजेंडा ये था कि पूरे देश में हर राज्य के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे ऑपोजिशन को कैसे फंड कर सकते हैं। मुंबई एज ए इकोनॉमिकल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल, आपको पता है कि देश की सबसे बड़ी राजधानी होने के कारण, यहाँ पर फाइनेंशियल कैपिटल होने के कारण, यहाँ पे जिस हिसाब का वॉल्यूम और जिस हिसाब का सरकारी बजट और पैसे के लेन देन है, उससे आप पूरे देश को फंड कर सकते हो। तो ये एक इनका बेसिक एजेंडा था। 2024 को नजर में रखते हुए कैसे ये सरकार पैसे से भ्रष्टाचार करके पूरे देश के अंदर ऑपोजिशन में पैसे फाइनेंस करके
नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े कर सकते हैं। अब आप बहुत इसमें इनका क्लेवर थॉट समझिए। इन्होंने 2020 से क्या किया, जो मीडिया हाउसेस, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, देखिए हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं, हर जगह बड़े लोग भी होते हैं, हर सभी जगह तरह के। सब तरीके के लोग होते हैं। जो मीडिया हाउसेस इनकी आइडियोलॉजी फॉलो करते थे, जो मीडिया हाउसेस को लगता था कि हाँ ये उद्धव ठाकरे को हमने सीएम बनाया, हमने इनिशिएटिव लिया, पवार साहब को हमने समझाया, कांग्रेस को हम लेके आए, तो ऐसे इस नाजायज सरकार के जो बाप थे, उन्होंने नया एक नैरेटिव, नई तरह की राजनीति चालू की। उनको लगा कि भाई यहाँ पे तो सरकार अभी हाउसिंग डिपार्टमेंट है, बीएमसी है, इरिगेशन है, यूडी है, अलग अलग तरह से कैसे यहाँ पे भ्रष्टाचार चालू हो गया है। चाहे अनिल देशमुख ने यहाँ पे रेस्टोरेंट वालों से वसूली चालू की, सचिन वजय ने चालू की, या बदली या ट्रांसफर पोस्टिंग का यहाँ पे पैसे चालू हो गए, जो बीजेपी के 14 से लेकर 19 तक बिल्कुल खत्म हो चुका था। अब भारतीय जनता पार्टी इनके ऊपर सवाल पूछे और इनका भ्रष्टाचार उजागर करे। इससे बचने के लिए बहुत अच्छी एक स्ट्रेटेजी की गई। सुबह 9 बजे टीवी पे सलीम भाई आए, मतलब संजय राउत, नवाब मलिक, और 9:30 बजे जावेद भाई आए, मतलब संजय राउत। ये लोगों ने 2020 में से सलीम जावेद की जोड़ी बनकर टीवी पे रोज सुबह आना चालू किया और रोज मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक फॉल्स नैरेटिव, फॉल्स स्टोरी और फॉल्स एलिगेशन लगाकर दिन भर का एजेंडा सेट करके चले जाते थे। और दिन भर भारतीय जनता पार्टी के लोग राज्य के इनके एजेंडे को डिफेंड करने में लगते थे। एक तो कोविड का समय, लॉकडाउन, उसके बाद से मतलब ऑक्सीजन की बात कर ली, रेमडेसिविर के झूठे आरोप लगा दिए, मोदी जी जीएसटी नहीं दे रहे उसके झूठे आरोप लगा दिए, जीएसटी की पेमेंट नहीं आ रही है, वहां से मोदी जी हेल्प नहीं भेज रहे, कोविड में यहां से लोग पलायन करके जा रहे हैं, मोदी जी मदद नहीं कर। देखिए झूठे झूठे आरोप कैसे लगाना है, झूठे झूठे नैरेटिव कैसे लगाना है, ये सुबह 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक मीडिया में आके ये एजेंडा सेट हो जाता था। फिर 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक भारतीय जनता पार्टी के नेता इनके एजेंडे को जवाब डिफेंड देते करने में रहते थे। जवाब देते रहते थे। उस हाँ। बीच ये क्या करते थे, उस बीच बीएमसी में कोविड सेंटर के 500 करोड़ रुपए के कोविड सेंटर के टेंडर ये लोग पास करते थे। बीजेपी वाले जब वो टेंडर के लिए वहां पर मीटिंग के अंदर आवाज उठाते थे, तो बट नेचुरल उस समय ऑनलाइन होता था, ये लोग उनकी वॉइस को म्यूट कर देते थे। ऐसे अच्छा। इन्होंने हर हर एक डिपार्टमेंट में, हर जगह पिछले 1.5 साल के अंदर भ्रष्टाचार कर करके, मतलब आप इसको अगर हिसाब लगाएंगे तो कम से कम 10 से 1,000 करोड़ रुपए का, मैं बताऊंगा, तीनों सरकार ने भ्रष्टाचार करके इनके नेताओं ने गैर बेनामी संपत्ति और बेनामी पैसा इकट्ठा किया है, जो आने वाले समय में उजागर होगा। लेकिन ये सलीम जावेद की स्टोरी और ये झूठा नैरेटिव, ये आर्यन खान से जब लड़ाई चालू हुई और जब एग्रेसिव हम लोगों ने इनके नैरेटिव का जवाब देना चालू किया, तो इनको नैरेटिव इनका टूटना चालू हुआ। फिर जिस हिसाब से किरीट भाई सोमैया हो या अनेक ऐसे लोग हो, उन्होंने इस चीज को, और किरीट भाई तो पहले 2 साल से लड़ ही रहे, वो लेकिन तो बहुत अकेले दम पे सब लड़े हुए हैं। हाँ, और एग्रेसिव रूप से कैसे इसको आगे लाकर मीडिया के अंदर भी इस बातों को रखने का पक्ष रखा, मीडिया के अंदर रखा, पक्ष रखा, लोगों ने बात समझने की कोशिश की। तो आज आप देख सकते हैं कि 2.5 साल के अंदर ये सरकार को उपलब्धि गिनाने के लिए एक भी काम नहीं है। लेकिन इनके भ्रष्टाचार की अगर लिस्ट बनाए तो मुझे 1 घंटा लगेगा आपके दर्शकों को आपको बताने के लिए कि क्या क्या है भ्रष्टाचार और कैसे महाराष्ट्र राज्य को ये लोगों ने खाने का काम और पूरा लोगों को लूटने का काम ये 3 व्हीलर की सरकार ने पिछले 2.5 वर्षों में किया है। मुझे तो लगता है कि ये जो कोविड का काल रहा, इसका इन्हें बेनिफिट मिल गया। कोविड के काल में हुआ ये कि सब लोग तो कोविड से बचने में बिजी थे। महाराष्ट्र, मुंबई की तो हालत वैसे ही सबसे ज्यादा खराब रही है। तो उस समय इन्हें बड़ा अच्छा खासा मौका मिल गया कि अब कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होगा, कोई रैली नहीं, कोई सभा नहीं हो रही। मेरे ख्याल में विधानसभा के सेशंस भी शायद फॉर्मली 1-2 बार ही हुए इस दौरान, 2 साल के बीच में। तो उस समय एक तरह का इन्हें एक ऐसा वो स्पेस मिल गया कि ये कुछ भी मनमानी कर ले। देखिए पूरे देश में कोविड से मरने वालों की मृत्यु में सबसे ज्यादा मृत्यु किधर हुई, तो वो महाराष्ट्र में हुई। हाँ। 1,65,000 लोगों ने जान महाराष्ट्र में हुई। और मुंबई में सबसे अच्छे देश की हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटी मुंबई में बोली जाती है।
तो हाँ। सबसे ज्यादा मृत्यु किधर हुई? तो मुंबई में हुई। इसका रीजन क्या? मुख्यमंत्री जी एक दिन घर से बाहर नहीं निकले, लोगों से कोई संवाद नहीं किया। जब भी उन्होंने बात की, उन्होंने बात अपने फेसबुक अकाउंट से की। मुंबई एज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, मुंबई एज अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी, मुंबई में हर वर्ग के लोग रहते हैं। आपको हिंदी भाषी भी हैं, गुजराती भी हैं, राजस्थानी भी हाँ, ये हैं, तो मिक्स कल्चर है वहाँ। बंगाली भी हैं। आपने कभी भी उनके साथ वन टू वन इंटरेक्शन करने का सोचा ही नहीं, क्योंकि कभी भी आपने उनको अपना माना ही नहीं। ये एक सबसे बड़ा कारण। और जब भी मुंबई में कोविड का जो कहर आया, उसके अंदर रेमडेसिविर का इश्यू आया। जब देवेंद्र जी ने रेमडेसिविर देने की बात की सेंट्रल ने, तो इन्होंने उसका भी इश्यू बना दिया, हमको नहीं चाहिए। अरे भाई, तुमको नहीं चाहिए, लेकिन लोगों की जान जा रही है ना। लोगों को तो चाहिए। ऑक्सीजन का इश्यू आया, उसमें इन्होंने ईगो क्लैश करके लेके आए। मोदी जी ने मदद देने की बात की, उसमें ये लोग ईगो क्लैश करके लेके आ गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के साथ कोई विजिट करके, आपने देखा होगा किस तरह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डेड बॉडीज पड़ी हुई थी उस समय, जो हमारे लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से डाला और लोगों को सच्चाई बताई। लेकिन जो उस समय शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस के नेताओं को रोड पे निकल के मदद करनी चाहिए, उस समय भी आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, जिन्होंने रोड पे निकल के लोगों को, 75 लाख लोगों को खाना पहुंचाने का काम आज उस समय आरएसएस के लोगों ने किया। सिर्फ मुंबई की बात कर रहा हूं मैं आपसे। आज डोर टू डोर जाकर, अगर घर में जाके सैनिटाइजेशन का काम, इसे ऐसे अनेक काम किए। लेकिन उस समय ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग सिर्फ और सिर्फ कोविड के मास्क कैसे मिलेंगे, अगर 100 रुपए का मास्क बीएमसी 700 में खरीदेगी। मैं आपको बताऊंगा, उस समय मैंने एक विषय उठाया था, लेकिन वो विषय बहुत उठ नहीं पाया था। डेड बॉडी बैग जो 1600 रुपए का आता है, वो इन्होंने 8000 में खरीदा, डेड बॉडी बैग। और 2020 जून में 1 लाख डेड बॉडी बैग का इन्होंने ऑर्डर दिया। 1 लाख भाई साहब। तो मैंने उस समय, जब उस समय तो मरने वालों की संख्या 1000 भी नहीं थी, मेरे को आज भी याद है मुंबई की। और मुंबई का बैग की मैं आपको ऑर्डर कर रहा हूं। तो मैंने पूछा, सर आपको लगता है कि 1 लाख लोग मरेंगे? आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि आंकड़े हैं क्या 1 लाख लोग? मतलब आज आप अगर इतने लोगों की तैयारी कर रहे हो, मतलब आपको मालूम है क्या 1 लाख लोग मरने वाले? पहला चलिए 1500 का 8000 में खरीदा, वो तो भ्रष्टाचारी है। लेकिन 1 लाख आपको उनको बचाने का काम करना चाहिए ना, कि भाई अगर मैं पहले यहाँ ये पे मान लोगों के को, बैठ जाते हैं कि भाई इतने इतने लोग मरने वाले हैं। मतलब आप तो उनको बचाने का काम करो, कि भाई कैसे उनको हॉस्पिटल मिल जाए, उनका इलाज हो जाए, सब कुछ हो जाए। आप तो नेगेटिव तरह का काम कर रहे हो, कि पहले से आप बंदोबस्त कर लो कि हाँ भाई 1 लाख लोग मरने वाले हैं। तो ये सरकार, आप मानो या ना मानो भाई साहब, ये सरकार के पास, मुख्यमंत्री जी के पास कोई विजन ही नहीं है। अभी इनको 2.5 साल हो गए। अच्छा, और 2.5 उद्धव, साल मैं उद्धव ठाकरे जी के बारे में, जैसे आपने कहा था कि अभी वो ज्यादातर फेसबुक के माध्यम से इंटरेक्शन करते हैं, मैंने उद्धव ठाकरे को जो ऑब्जर्व किया है, जैसे कि बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे बिल्कुल एकदम दबंग टाइप के और अलग ही इमेज हुआ करती थी, मुझे तो ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे थोड़े दब्बू किस्म के आदमी हैं। अभी कभी किसी बात पर अपना वर्जन नहीं देते। संजय राउत, नवाब मलिक, इन सब लोगों को छूट दी हुई है कि तुम मेरी तरफ से करो। और मुझे लगता नहीं, कभी ऑफिस भी जाते हैं मैं तो देखता हूं कि उनके बारे में ये प्रचलित है कि उनका वर्क फ्रॉम होम खत्म ही नहीं हुआ आज तक। आप एक आरटीआई करके पता कीजिए, 2020 मार्च के बाद आज तक माननीय मुख्यमंत्री जनाब उद्धव ठाकरे साहब आज तक मंत्रालय नहीं गए। लास्ट 2 साल से मुख्यमंत्री मंत्रालय नहीं गए। ये कितना बड़ा विषय है, मुझे बताइए बात आप। बहुत बड़ा वैसे। आज तक मंत्रालय नहीं गए। देखिए विषय क्या है, कि सिर्फ मुख्यमंत्री जी के पास एक घिसी पिटी कैसेट है। वो जब भी 2 साल में, 2.5 साल में टीवी पे आए, दशहरा मेलावा पे आए, ऑनलाइन आए, लोगों से संवाद करने को, या पिछला 3-4 दिन पहले गुड़ी पाड़वा पे जब आए थे, या कल परसों रामनवमी पे आए थे, वो टीवी पे आते हैं, ऑनलाइन मतलब इस पे यूट्यूब पे आते हैं, फेसबुक पे आते हैं। 30 साल में यूटी सड़ गई, भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया, खंजर, चाकू, भाला मार दिया, पीछे भोंक दिया। अरे मेरे भाई, तुम मुख्यमंत्री हो, महाराष्ट्र का क्या विजन है उसकी बात करो। मोदी ने ऐसा किया, देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा किया, अमित भाई ऐसे है। अरे पब्लिक ने तुमको चुन के नहीं दिया था, तुमने छल से, कपट से तुमने ये कुर्सी अपनाई, पूरी आइडियोलॉजी खत्म करके अपनाई। लेकिन चलो हम मानते हैं, अब तुम बैठ गए,
अब आप मुख्यमंत्री हो, आज आपके पास विजन क्या है महाराष्ट्र को लेकर? आज कौन से विकास के मुद्दे हैं जिसके ऊपर सरकार काम कर रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर मेट्रो का काम पूरा मुंबई में ईगो में आपने बंद करके रख दिया है, रोड पूरी खोद के रख दी है, बारिश आएगी मुंबई में तबाही मचने वाली है इस साल। फार्मर किसान के विषय पे आप बात नहीं करते, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप बात नहीं करते, पालघर में बेचारे साधुओं की हत्या हो जाती है उसके ऊपर आप कुछ बोलते नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक बड़ा स्टार की यहाँ पे मृत्यु हो गई कि आत्महत्या हो गई, उस बात को आज तक मुख्यमंत्री ने कभी उस बात के ऊपर विषय नहीं रखा। दिशा शालीन जैसे का मर्डर हो गया, उसके ऊपर आप विषय नहीं रखते। आप पुलिस का दुरुपयोग करके नारायण राणे जैसे नेता को आप गैर कानूनी तरीके से एक दिन अरेस्ट करते हैं, बाद में बेल मिलती है। आप पूरा दुरुपयोग करके मौके पे जो नितेश राणे मौजूद नहीं था उस पर 307 लगा देते हैं। अमरावती में आप नवनीत राणा और अपना रवि राणा के ऊपर आप 307 लगाते थे जो दिल्ली बैठे हुए थे। आपको कंगना कुछ बात बोलती है आप उसका घर तोड़ देते हैं, राणे कुछ बोलता है उसका घर तोड़ देते हैं, मैंने कुछ बोला मेरे घर पे आ गए, किरीट सोमैया कुछ बोलते हैं तो बोलते बाप बेट। किस तरह से आप पूरी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए, क्योंकि आपके पास सब्सटेंसी नहीं है, विजन ही नहीं है, आपको लगता है कि ये मुझे एक्सपोज करेंगे, मैं इनको डरा धमका के इनकी बातों को बंद कर देता हूं। आपके पास काम करके इनकी बातों को, किसकी बातों का, विपक्ष की बातों का मुंह बंद करने के लिए आपके पास काम नहीं है। क्यों? आपसे बड़ा निठल्ला और निकम्मा मुख्यमंत्री पूरे देश में नहीं है। क्यों? आप घर से बाहर निकलते नहीं। आपके सपूत तो युवराज हैं, युवराज जब भी निकलेंगे तो युवराज पेंगुइन की बात करेंगे या उनके जो खुद के फिल्म स्टार्स के विषय वो बात करेंगे। जनता के विषय किधर है? लोगों के विषय किधर है? आज आपको पास अगर कुछ आरोप लगेंगे तो आप मराठी और नॉन मराठी पे आ जाएंगे। मैं आपको सिंपल बताता हूं, अभी संजय राउत का घर जब्त हुआ, जब्त होने के बाद संजय राउत ने बोला सेंट्रल एजेंसीज ने मराठी आदमी का घर जब्त किया। भाई साहब, वो पतरा वाला चाल जिसकी एफएसआई 650 लोगों के घर बिल्डर को बेच दिए गए, उसमें से 565 घर मराठी लोगों के थे, उनको 15 साल से घर नहीं मिले। वो जो एफएसआई बेची, उनका घर का जो उससे जो पैसा आया वो प्रवीण राउत ने संजय राउत को दिया, जिससे संजय राउत ने खुद का घर खरीदा। वो 565 मराठी लोग आज भी रोड पे सोते हैं, उनको भाड़ा तक नहीं दिया बिल्डर ने। अब वो 565 मराठी लोगों का घर खाकर उनको रोड पे लाकर संजय राउत मराठी आदमी ने खुद का आशियाना बना लिया करोड़ों रुपए का, तो क्या वो 500 मराठी लोग मराठी नहीं है? एक तो भाई साहब इनको गलतफहमी दिमाग से निकालनी पड़ेगी। इनको लगता है महाराष्ट्र मतलब शिवसेना, मराठी मानुष मतलब संजय राउत, मतलब पूरे 12 करोड़ मराठी लोगों के यही अकेले चेहरे, पूरे महाराष्ट्र के यही अकेले। अरे भाई, तुम ही अकेले चेहरे होते तो एक काम करो, 288 सीट लड़के पूरी सीट ले आओ ना। अगर तुम्हारे साथ लोगों का इतना जन सैलाब है, आज तक 50 सीट 55 सीट के तो आगे नहीं बढ़े। पूरी पीक के अंदर उस समय भी तो आपके एमएलए कम आए थे 93 के बाद जब चुनाव हुए थे। तो ये एक गलत फहमी के बहुत बड़े शिकार है। ये लोग लोगों की भावनाएं और लोगों के सेंटीमेंट के साथ खेलकर कैसे गलत नैरेटिव सेट करना है, और जो अच्छे काम मोदी जी के हो रहे हैं या देश में जो एक हिंदुत्ववादी की और राष्ट्रवादी की भावना चल रही है उसको भी खत्म करने का काम करते हैं। मुझे तो आज बहुत दुख हुआ, सुबह सुबह मैंने ट्वीट पे देखा शरद पवार साहब ने कश्मीर फाइल जैसी पिक्चर के ऊपर भी ऐसा कमेंट कर दिया। मतलब इतने सीनियर आदमी, आज कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसके साथ ना दुख व्यक्त करते हुए इतने सेंसिटिव इश्यू में भी उन्होंने किस तरह से राजकारण कर दिया। तो ये एक बहुत ही मतलब आप समझ सकते हैं कि आज जिस हिसाब से इनके ऊपर शिकंजा, मैंने आपका कल वीडियो पढ़ा था, देखा था पूरा आपका वीडियो, तो आपने जो बात बोली थी कि आने वाले समय में शरद पवार के ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, बेटी पे कसा जाएगा, 14 लोग पे कसा जा रहा है, ये बात आपकी एकदम बहुत ही स्पष्ट है। जिस हिसाब से करोड़ों रुपए नहीं अरबों रुपए का भ्रष्टाचार करके संपत्तियां इन्होंने बनाई है, लोगों को लूट लूट के इन्होंने बनाई है, तो जन्म इसी जन्म में तो हिसाब करना पड़ेगा ना, अगला जन्म किसने देखा? जो यहाँ किया यही भोगना पड़ेगा सबको। अच्छा, जैसे अभी आपने बताई कि देश में कश्मीर फाइल्स की बात की, हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी को बढ़ने से इन्हें दिक्कत हो रही है। देखिए, शिवसेना का तो मुझे मानना है कि बीजेपी से भी बड़ा बेसिक हिंदुत्व फेस ही हुआ करता था। और जब बीजेपी तो नई नई पार्टी बनी थी 80s में,
तो उस समय तो शिवसेना और बाल ठाकरे अपने उभार पे पूरे आ चुके थे और इसी वजह से वो स्टैब्लिश भी हुए वहां पे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद आने वाले समय में शिवसेना के पास जो उसका बेसिक था, जो उसकी अपनी एक आइडियोलॉजी थी, वही खत्म हो जाएगी। शिवसेना, मुझे लग रहा है कि इस गठबंधन के बाद सबसे ज्यादा नुकसान में शिवसेना ही रहने वाली है। देखिए, ऐसा है कि वो आइडियोलॉजी तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन इन्होंने झूठ बोल के, 2.5 साल का झूठ बोलकर, सिर्फ मुख्यमंत्री पद के लिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर साथ ये छोड़ा। कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए थे। आइडियोलॉजी तो उसी दिन इनकी खत्म हो गई थी। हाँ। आइडियोलॉजी बची किधर थी इनकी? और आज भी आप देखेंगे जितने भी सेंसिटिव इशू है, अभी कल मुंबई में शिवसेना भवन के सामने हनुमान चालीसा के लिए भोंगा लगाया गया, इन्होंने पुलिस कंप्लेंट करके उतार दी। अरे आज शिवसेना भवन हर हिंदू के लिए, हर हिंदू के हृदय में वो एक मंदिर से कम का उसका दर्जा नहीं है। अगर वहां पर वो बज रहा था तो आपको आपत्ति किस बात की है? आज आपको क्यों आपत्ति हो रही है? अब आदित्य ठाकरे साहब बोलते हैं हम सेक्युलर की बात करते। देखिए, ऐसा है कि आपका जो आइडियोलॉजी है, आप खुद सत्ता के लिए आप आइडियोलॉजी से आपने छोड़ दिया है। सत्ता के साथ, चलिए मैं बोलता हूं सत्ता के लिए भी छोड़ दिया है, तो सत्ता में भी आप किधर बैठकर अपने आइडियोलॉजी को जिंदा रखने का काम, या अपनी आप तो कांग्रेस और एनसीपी के झंडे पे आ गए। हम मानते, हम आपको, चलिए आप हमको छोड़ के गए, सत्ता के लिए छोड़ के गए, मुख्यमंत्री आप बन गए, चलिए आप नहीं बन रहे थे, मुख्यमंत्री बन गए, आप झूठ से बने, आपने कुछ भी आपने एक नया स्टोरी दे दी 2.5 साल की, जो आपने बोला, तो हम मानते कि आप कांग्रेस और एनसीपी को अपनी आइडियोलॉजी पे ले आते और अपनी आइडियोलॉजी पे लाकर हिंदुत्व को स्ट्रॉन्ग करते, तो हम आपकी बात मानते। कल मुंबई में जिस हिसाब से रामनवमी का जुलूस निकल रहा था, पुलिस ने निकलने नहीं दिया। जिस हिसाब से यहाँ पर अभी मंदिरों का भजन हो रहा है, पुलिस स्पीकर उठा के अरेस्ट कर रही है। आप कराइए ना, मस्जिद में जाके अजान बंद कराइए लाउड स्पीकर के ऊपर। अगर आप में दम है तो, आप तो मुख्यमंत्री है ना, शासन आपके पास है, प्रशासन आपके पास है, आप देते हैं इजाजत मुंबई पुलिस को कि धूम धड़ल्ले से कल रामनवमी पूरे मुंबई में मनाई जाएगी। आपको बोलना चाहिए था, क्योंकि आफ्टर कोविड मुख्यमंत्री बनने के बाद ये आपकी पहली रामनवमी का प्रोग्राम था जो इतने बड़े स्तर पे हो रहा था, तो आप बोलते। अब आप क्यों अभी कांग्रेस और पवार साहब के एजेंडे के ऊपर आकर अपनी पूरी आइडियोलॉजी छोड़ के उनकी आइडियोलॉजी पे चले गए हैं? आप तो शिवसेना का विलय कर लो ना उनके साथ, एनसीपी के साथ और कांग्रेस के साथ, और 3 पार्टी छोड़ के 2 पार्टी हो जाओ। तो वही बात मैं आपसे कह रहा था, मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि इसमें कांग्रेस और एनसीपी तो जैसे थी वो तो उसी पोजीशन में रहेंगी सबसे ज्यादा नुकसान में, इसमें शिवसेना ही रहने वाली है। अभी फ्यूचर में जैसे अभी चर्चा जब भी होती है तो यही बात होती है कि बीजेपी इसलिए इतना एग्रेसिव हो रही है कि अभी बीएमसी का चुनाव आने वाला है। बीएमसी को लेकर आपका क्या लगता है इस बार? वैसे तो शिवसेना और बीजेपी पिछली बार भी मुझे लगता है कि अलग अलग ही लड़े थे, तो कोई इससे खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अभी बीएमसी को लेकर बीजेपी की क्या तैयारी है, क्या आपको लग रहा है वहां पर? देखिए, ऐसा है, मेरा स्पष्ट मानना है कि पिछले 25 वर्षों से बीएमसी में जिस हिसाब से शिवसेना की सरकार थी, चलिए उस समय वो बोलते थे मुख्यमंत्री हमारे नहीं है और हमारे पास बीएमसी है, कभी कभी कोई ऐसे एजेंडा होते हम पूरे नहीं कर पाते। ये 2.5 वर्षों में एक भी काम गिनाने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास नहीं है कि वो बीएमसी में मुंबईकर के लिए उन्होंने क्या किया। देखिए, रोड छोड़िए, इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़िए, सरकारी स्कूल, बीएमसी के स्कूल, उसकी हालत खराब। आप हॉस्पिटल की बात कीजिए, आप मुख्यमंत्री थे, कोविड के अंदर सबसे ज्यादा अगर किधर भी एकदम बेकार इलाज या किधर भी मिसमैनेजमेंट हुआ तो वो बीएमसी के हॉस्पिटल्स में हुआ। आज आप जिस हिसाब से मुंबई में देखेंगे क्लीनेस ड्राइव, बीएमसी के अंदर जिस हिसाब से यहाँ पर करोड़ों रुपए का कचरा उठाने का भी भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, उसके अंदर भी देखेंगे कि किस तरह से बीएमसी उसमें भी काम नहीं कर पा रही है। अरे अभी आपके पास तो पूरी पावर है, आपके पास बीएमसी का मेयर भी है, आप मुख्यमंत्री भी है, और आपके, लेकिन मैं आपको पहले बताता हूँ, एक बहुत अच्छी कहावत है, यू कैन डोनेट द आईज बट यू कैन नॉट डोनेट द विजन। आपको मेयर और आपको मुख्यमंत्री का पद मिल गया, लेकिन चलाना कैसे है वो आपको आता ही नहीं है, क्योंकि आपका एजेंडा फिक्स है ना भाई साहब। इनका एजेंडा सुबह शाम दिन रात, सोने के बाद और उठने से पहले एक ही एजेंडा रहता है, आज कितना, आज का कट कितना।
तो जिस दिन आप लोगों का भला कर कर लोगों को आप काम करने का सोचेंगे, उसी दिन लोगों का विकास हो सकता है। इनके ये पास तो विजन यशवंत लाने यशवंत यादव की जो डायरी है उसमें से सब कुछ स्पष्ट हो गया है। अभी अभी आप मुझे बताइए, मैं आपसे यशवंत यादव पे एक ही बात पूछता हूँ। 2020 के बाद जहां पे कोविड के नॉर्म्स के अंदर पूरा सीरियस लॉकडाउन था, लॉकडाउन में सब बंद था। 21 में भी बहुत समय तक लॉकडाउन रहा, जुलाई तक लॉकडाउन था। 21 में भी सेमी लॉकडाउन, खुला बंद हुआ खुला, ऐसा चलता था। लोगों के पास भाड़ा भरने के पैसे नहीं थे, डॉक्टर के पास कोविड में इतनी महंगाई थी, इलाज के पैसे नहीं थे, लोगों को सैलरी नहीं मिल रही थी, स्कूल की फीस लोगों की डिले हुई, ब्याज भरने को लोगों को डिले हुआ, प्रॉपर्टी टैक्स भरने को लोगों को डिले हुआ, घूमने फिरने लोग नहीं गए, लोगों की इंस्टॉलमेंट आगे पीछे हुई। और उस समय में यशवंत यादव साहब ने 2 साल के अंदर 40 प्रॉपर्टी ले ली। एक नगर सेवक की इतनी इनकम, एक नगर सेवक और स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन शिवसेना का, जहां लोग ब्याज नहीं भर पा रहे हैं, और वो 40 प्रॉपर्टी खरीद लिया 2 साल में। जहां पर अच्छा धंधा भी कौन सा, आप बिजनेस तो बताओ कौन सा बिजनेस किया है आपने? ना आपके पास कोई बिजनेस, ना आपके पास ऐसा कोई सेटअप। तो इतना कौन सी आपके पास ईश्वर की कृपा हो गई कि यहाँ पे लोगों के पास खाने को पैसे नहीं और आप प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं? ये तो खुद ही सामने दिखता है कि किस हिसाब से भ्रष्टाचार। ये तो एक यशवंत यादव है जो सिर्फ एक स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन है, बाकी लोगों का बंगले तक कितने पैसे गए होंगे ये आप सोचिए। अगर एक यशवंत यादव ने 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी 2 साल में, वो 1% होगा, 1%। बाकी 100% कितना होगा? वो तो उसमें लिखा हुआ है कि 2 करोड़ का गिफ्ट दिया है उन्होंने मातोश्री को। हाँ, वो तो माँ जी को दिया ना, उनकी माता को दिया ना। अच्छा, अभी हमने भी इसमें मोहित मोहित जी, शिवसेना के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं। शरद पवार जी का क्या लगता है आपको? क्या लगता है कि उन्हें ये लग रहा है कि शायद उनके पास ये आखिरी मौका है जिस किसी भी तरह सरकार को 5 साल चला लो? देखिए, ऐसा है कि शरद शरद पवार साहब बहुत ही सीनियर सीनियर लीडर हैं, बहुत ही सीनियर नेता हैं। और मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, मुझे आप बताइए, केजरीवाल बड़ा लीडर है कि शरद पवार साहब बड़े लीडर है? शरद पवार बड़े लीडर कैसे? है। वो तो आज तक अपने दम पे पूरी सरकार नहीं बना पाए। केजरीवाल ने हाँ, दिल्ली भी बनाया और पंजाब भी बनाया। तो असली ये चाणक्य ये कौन है? यही तो शरद पवार जी का परसेप्शन है कि उन्हें फिर भी बड़ा माना जाता है। नहीं तो आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना, पॉलिटिक्स में तो जो जीता वो सिकंदर, तो सिकंदर बिल्कुल कौन सही है? बात है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो ये क्या है, इसके बावजूद ये देखिए, केजरीवाल ने 2 राज्यों में सरकार बनानी, इसके बावजूद भी जब 2024 की बात चलती है अपोजिशन की, तो उसमें शरद पवार को खींच लिया जाता है कि शरद पवार जब तक हाँ नहीं कहेंगे तो कोई नहीं बनेगा, ना ममता बनेंगे ना केजरीवाल बनेंगे। तो इसका रीजन क्या? इसका रीजन अब मैं तो कुछ बता नहीं सकता भैया। देखिए, ये जो उम्र भ्रष्टाचार, का तकाजा कह दीजिए, लंबे समय से एक्टिव हैं, इतना आप कह दीजिए, और कुछ बात नहीं है, बस इससे ज्यादा कुछ रहेगा। मैं देखिए, मेरे को तो आप देखिए, हम तो बहुत यूथ है, यंग है, लेकिन जितनी राजनीति हम समझते हैं, मुझे आप बताइए, जब आप पूरे दम पे महाराष्ट्र में ही खुद की राजनीति में सरकार नहीं बना पाए आज तक, आप पूरे फोर्स में थे, पूरे पावर में थे, तब आज तक कभी भी 75 का आंकड़ा एनसीपी ने महाराष्ट्र में पार नहीं किया, आज तक पार नहीं किया। हाँ, सही बात। 75 का आंकड़ा, मुंबई में उनका कोई प्रेजेंस नहीं है। देखिए, ये हमको समझना पड़ेगी, ये भी राजनीति समझनी पड़ेगी। अच्छा, मुंबई में वीक है एनसीपी? एक नवाब मलिक को छोड़ के कौन है? अच्छा, 36 एमएलए में एक एमएलए, एक एमएलए, ये वो भी मुस्लिम आबादी में होंगे कहीं अपने वो जहां उनका। वो, वो भी अणुशक्ति ना। हम्म, वो पूजनीय हो सकते हैं, वो श्रेष्ठ हो सकते हैं, लेकिन ज्येष्ठ नहीं हो सकते। मतलब ज्येष्ठ हो सकते हैं, श्रेष्ठ नहीं हो सकते। सॉरी, मैं उल्टा बोल दिया, ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ नहीं है वो। तो आप हाँ, बोलिए कि वो बहुत ही श्रेष्ठ नेता है, ऐसा नहीं है। मैं तो ऐसा नहीं मानता, क्योंकि जिस हिसाब से आज एनसीपी की ग्रोथ होनी चाहिए, कभी एनसीपी अपने दम पर सरकार बना सकती है क्या महाराष्ट्र में? कितने रीजन में तो एनसीपी के लीडर्स ही नहीं है। जिस हिसाब से पवार साहब ने कोऑपरेटिव का मूवमेंट चलाकर कोऑपरेटिव के शुगर मिल, कोऑपरेटिव बैंक और पूरा अपना साम्राज्य बनाया, तो पूरे देश में लगता है कि यहां से पूरे फंडिंग जाएगी और एक ऑपोजिशन के अंदर खड़े हो सकते हैं, लीडर खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर मुझसे मानिए
देखिए, मैं केजरीवाल की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, दोनों के कंपैरिजन में मैं तो केजरीवाल को आज बड़ा लीडर मानूंगा कि भाई उसने सूरत में भी जाके नगर सेवक चुन के लेके आया, अहमदाबाद में भी 2-4 नगर सेवक चुन के लेके आया, आज वो गोवा में भी फाइट करके इनसे ज्यादा वोट लेके आया, जबकि नॉन मराठी आदमी होकर गोवा में भी जाकर उसने एनसीपी से ज्यादा वोट पाए। सही अभी बात के है। फिलहाल के इलेक्शन में पंजाब में जाके उसने अपनी सरकार बना ली, तो देश के अंदर इनसे बड़ा कद तो उसका हुआ ना। हाँ, फिलहाल की परिस्थितियों में तो वही बात है। हाँ। ये तो जब भी देश में भी केंद्रीय मंत्री बने वो तो कांग्रेस के साथ बने ना। हम्म। जब भी केंद्र में सरकार बनी तो कांग्रेस के साथ ही बनी, मतलब अपनी तो कांग्रेस से अलग कमजोर नहीं होकर थी, आए थे ये। कांग्रेस से निकल के आए। और जब भी कांग्रेस में भी इन्होंने चुनाव लड़ा, कांग्रेस में तो इनकी सीट पहले से हमेशा कम हुई है। सही बात। पहले से तो कभी बढ़ी ना। एनसीपी का पीक 73 सीट्स थी 2004 में, दैट वाज द पीक। तो आज हमको ये भी देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री अध्यक्ष थे, महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस साहब जब अध्यक्ष थे तब 122 सीट आई थी, और मुख्यमंत्री थे 122, मतलब वो पूरी सीट लड़े थे, मतलब 288 सीट लड़े थे हम लोग, तो 122 आए थे। 160 सीट लड़े हम लोग, 105 आए जब वो मुख्यमंत्री थे। हाँ। अब पूरी हम लोग कॉरपोरेशन में 28 से 84 गए मुंबई के कॉरपोरेशन में उनके मुख्यमंत्री काल में। पूना, पिंपरीवाल, चिंचवड़ा हमने स्वीप कर दिया, नागपुर सब पूरा, पूरे कॉरपोरेशन। बीएमसी औरंगाबाद में तो हमने मुझे लगता है कि बहुत, बीएमसी में तो बहुत कम मार्जिन से बीजेपी रह गई दो थी पिछली बार। दो सीट वो भी दो ठीक है, सीट हम और से। मेहनत करते तो और अच्छा करते। तो हाँ। आज आज जिस हिसाब से आप देखिए, ये लोगों के पास क्या एजेंडा है, मैन पावर, मसल पावर, मनी पावर, मैं पहले से आपको बोलता हूँ, इनके पास जो ये 3 M है, उसके बदौलत ये राजनीति को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी सोशल मीडिया जैसे जागरूक हुआ है, लोगों ने खुद से आज सही गलत और सब चीज की पहचान लोगों को हो गई, खुद कैलकुलेटिव हो चुके हैं लोग। तो मीडिया ट्रायल से ज्यादा आजकल पब्लिक ट्रायल में पब्लिक खुद ही बोलती कम है लेकिन समझती ज्यादा है। अच्छा, आपने मीडिया हाउसेस की भी बात की थी, क्योंकि मैं मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ और देश के सभी बड़े जितने मीडिया हाउसेस हैं मैंने उन सब में काम किया है। तो अभी किरीट सोमैया जी के बारे में एक एडिटोरियल संजय राउत ने लिखा है सामना में, वो जूते मारने वाला, इस तरह का बड़ा, मैंने तो कभी लाइफ में नहीं देखा किसी अखबार ने इस तरह का एडिटोरियल, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी में किया हो। इसी से स्तर पता लग जाता है कि आपके पब्लिकेशन का स्तर कैसा है। तो ये जो संजय राउत हैं, संजय राउत के क्या बला हैं? देखिए, 2002 में संजय राउत ने 2.5 लाख रुपए का माड़ा का जो फ्लैट निकलता है लकी ड्रॉ का, पहला प्रॉपर्टी उन्होंने 2002 में माड़ा की लकी ड्रॉ में फ्लैट के खरीदी, जो उनको रहने के लिए घर चाहिए था। अच्छा। और 2022 आते आते भाई साहब उनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो गई। 11 करोड़ का फ्लैट तो उनका एक ही है जो जब्त हुआ, अभी उसकी कीमत ही 11 करोड़ रुपए है। आपने बोला आपने सब मीडिया हाउसेज से काम किया और सब कुछ किया, तो ऐसा कौन सा एडिटोरियल पद में इतनी कमाई है कि आदमी इतना साम्राज्य करोड़ों रुपए का बना लेता है, या अरे ऐसा कुछ भी कौन नहीं, से मीडिया राजनीति। वालों को तो कुछ भी नहीं मिलता है। हाँ। तो जवाब आपको मिल गया। हाँ। 2002 से 2.5 लाख रुपए से लेकर करोड़ों रुपए की संपत्ति, और ऐसा कौन सा राज्यसभा के पद में कमाई है कि सैलरी से आदमी इतना कर लेता है। देखिए, ये भ्रष्टाचार जिस हिसाब से संजय राउत ने का उजागर हो रहा है, प्रवीण राउत उनका फ्रंटमैन था। प्रवीण राउत जो के थ्रू जेल वो में है। काम, जो जेल में, वो उनके थ्रू वो काम करते थे, प्रवीण राउत के थ्रू, और वहां से पूरा मैनेज करते थे। अब ये जब एक्सपोज हो गया तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की डिग्निटी इतनी गिर गई, एक एडिटोरियल सामना अखबार के एडिटर की डिग्निटी इतनी गिर गई, जो शिवसेना के वरिष्ठ नेता बनते अपने को, उनकी डिग्निटी इतनी गिर गई कि वो शिवसेना भवन में बैठकर क्या क्या गालियां उन्होंने नहीं दी। मैं गालियां ये शो में बोल नहीं सकता क्योंकि मेरे उसके अंदर नहीं है कि मैं ये शो पे वो गालियां बोलूं। जिस तरह से शब्दों का उपचार संजय राउत ने किया, क्या ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को शोभा देता है? दूसरा सवाल, उन्होंने दल्ला दलाल से आगे जाते हुए बहुत कुछ बोला। वो शब्दों के ऊपर आज तक मुंबई पुलिस ने एफआईआर की क्या? ये शब्द अगर मैं आज शिवसेना के नेताओं के लिए बोलूं तो मैं अभी आपको पुलिस की जेल में मिलूंगा।
और हाँ आज तक सही। उनके ऊपर एक एनसी नहीं हो पाई। देखिए पुलिस हम लोग ये लोग बार बार हर चीज बार बार दुरुपयोग ये बोलते हैं कि सेंट्रल एजेंसीज का भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रही है। मेरा प्रश्न एक ही है, आप मुझे बताइए अनिल देशमुख आज जेल में है, क्यों जेल में है? हाईकोर्ट में जयश्री पाटिल जो सदा वस्ते जो अभी अरेस्ट हुए, ये दलित के इशू के अंदर जो अरेस्ट हुए परसों, जो एसटी का मोर्चा लेके गए थे शरद पवार साहब के घर पे, उनकी वाइफ ने पीएल डाली थी 100 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के ऊपर, परमवीर सिंह के लेटर के ऊपर हाईकोर्ट में। उसके लेटर डालने के ऊपर हाईकोर्ट ने बोला, चीफ जस्टिस ऑफ मुंबई हाईकोर्ट, उन्होंने आदेश दिए सीबीआई को कि इस पे एफआईआर दर्ज करो और परमवीर सिंह और अनिल देशमुख के ऊपर इंक्वायरी करो, कार्रवाई करो। उसकी एफआईआर के ऊपर ईडी ने कार्रवाई की और अनिल देशमुख जून से लेकर नवंबर तक 2 तारीख को उन्होंने सरेंडर किया, अरेस्ट हुए, वहां तक 11 बार वो सभी कोर्टों में गए, सभी कोर्ट ने उनकी एंटीसिपेटरी बेल को रिजेक्ट किया, उसके बाद जाके वो अरेस्ट हुए। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी ने क्या गलत किया जी? और आज क्या निकल के आ रहा है कि अनिल देशमुख वाज द मेन कॉन्स्पिरेटर ऑफ ऑल दिस बदली ट्रांसफर और 100 करोड़ का महीने का रैकेट चलाने में। ये सामने निकल के कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। तो इसमें क्या पद का दुरुपयोग हुआ? कोई थोड़ा ना भारतीय जनता पार्टी का कंप्लेनर था, कंप्लेन हो गया, हाईकोर्ट ने आदेश दिया, मतलब ये लोग अभी कोर्ट को भी नहीं मानते क्या? नवाब मलिक का जब देखिए इशू निकला तो उसके अंदर नवाब मलिक ने किस हिसाब से दाऊद के लोग जो बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी अंदर अरेस्ट है, उनकी प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी। अब मैं इस पे थोड़ा सा पीछे आपको लेके चलता हूं जो मीडिया में नहीं है। 1993 के ब्लास्ट के बाद जितने आरोपी थे उनकी आरोपियों की प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए थी, लेकिन ये हसीना पारकर और उनसे जुड़े हुए लोगों की प्रॉपर्टी 1993 के ब्लास्ट में जब्त नहीं हुई, उसको रिलीज कर दिया गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं 1993 की भी जो सीबीआई की कार्रवाई हुई थी, मुंबई पुलिस की जॉइंटली हुई थी, उसमें लकूना था। ये सब प्रॉपर्टी जो जब्त होनी चाहिए थी वो जब्त नहीं हुई। उस समय सोहेल खंडवानी करके नवाब मलिक की कंपनी में डायरेक्टर है, पार्टनर है आज भी, वो उसको सीबीआई ने आरोपी बनाया क्योंकि 1993 में 44 लाख रुपया टाइगर मेमन का सोहेल खंडवानी के घर से मिला था, जो सोहेल खंडवानी ने जाकर सीबीआई में दफ्तर में जमा कराया। फिर सीबीआई ने उसको क्लीन चिट दे दी कि नहीं जी आप बहुत शरीफ आदमी हैं, आप सामने से आए और आपने हमको 44 लाख रुपए जमा करा दिया है, इसके लिए हम आपको बरी करते हैं, आपका कोई भी इसमें क्लीन चिट दे दी उसको पूरी। उस समय जो आदमी टैक्सी चला रहा था उसको आरोपी बनाया, जो टिकट निकाल रहा था उसको आरोपी बनाया, जो आदमी का स्कूटर था बेचारे का उसको आरोपी बनाया, जो आदमी जिससे बात करता थे ये लोग उसको आरोपी बनाया। 44 लाख रुपया 2022 का नहीं 1993 का, मतलब करोड़ों रुपए होगा उस समय के। वो जिसके घर में पड़े थे वो आरोपी नहीं बना, उसको छोड़ दिया गया। और वो नवाब मलिक का उस समय से पार्टनर है, उसके स्कूल के ट्रस्ट में पार्टनर है, उसकी कंपनी में पार्टनर है। मतलब ये लोग का कितना जुड़ाव इन लोगों का दाऊद इब्राहिम और 1993 के ब्लास्ट के लोगों के साथ है, ये उजागर हुआ, इनको अरेस्ट किया गया। हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने बोला प्राइमा फेसी इट इज अ केस ऑफ टेरर फंडिंग और इनके रिलेशंस पूरे स्टेब्लिश होते। तो इसमें क्या गलत हुआ जी? नहीं, इसमें मैं बताता हूँ गलत क्या हुआ। गलत ये हुआ कि 5 साल आप लोगों की भी सरकार रही, उस समय ये सब चीजें क्यों नहीं सामने आ पाई, नहीं बात ये गलत हुई। नहीं आप मेरी बात समझे नहीं बात। आप अभी देखिए ऐसा है कि नवाब मलिक उसके पहले कैबिनेट मंत्री थे, उसके पहले एमएलए थे, किसी को ये जानकारी कैसे आएगी? ये जानकारी तो आईबी को पुलिस महकमे में होनी चाहिए। ये तो जब हम लोगों ने, मैं आपके चैनल से स्पष्ट बोलता हूँ, खुला बोलता हूँ, इस बात को कोट कर लीजिए आप, जब ये विषय निकला तो हम लोगों ने इसका जब पूरी जानकारी निकाली कैसे कैसे क्या है, तब ये जानकारी जब सामने आई तो हम लोग को भी शौक लगा। वो जो देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इसके बारे में, तब देवेंद्र फडणवीस ने बाद में बोला भी नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कि मोहित की जान को खतरा है, क्योंकि ये पूरा उजागर मोहित ने किया है। ये अधिवेशन के पहले उन्होंने पहले दिन प्रेस में बोला ये बात कि उसको उसकी सिक्योरिटी देनी चाहिए। तो जब ये चीज को हम लोगों ने पूरे जांच की, मतलब खोजना चालू किया,
तो देखिए आज के डिजिटलाइज वर्ल्ड के अंदर आरओसी हो या किसी की इंफॉर्मेशन हो, गैदर करना पहले से बहुत आसान हो गया है। आसान हो गया। और हम लोगों ने बहुत शिद्दत से किया, शिद्दत से, तो शिद्दत से किसी की पूरी बैठ के एक बार इंफॉर्मेशन गैदरिंग चालू की, तो ये मिला, ये हमने डिपार्टमेंट ने पास ऑन किया। तो कोर्ट में गए, कचहरी में गए, तो पूरा लीगल फ्रेम ऑफ वर्ड में हुआ। वो चीज पूरी आप देखेंगे किस तरह से उनके रिश्ते थे, एस्टेब्लिश हुए। ये सबको शौक लगा ना, सबको उजागर। देखिए हम क्या बोलते हैं, नवाब का नकाब उतर गया। तो नकाब कि किसी ने एक झूठा नकाब पहन के बैठा हुआ था महाराष्ट्र की राजनीति में। मेरा सवाल है, अभी तक शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब ने उसका इस्तीफा क्यों नहीं किया? अब मैं एक सवाल, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट है सर, मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। पवार साहब मोदी जी से मिलके आए और बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि हाँ, मैंने संजय राउत के विषय में बात की थी मोदी जी से कि संजय राउत पे जो कार्रवाई हो रही है वो गलत हो रही है। अरे भाई, संजय राउत तो शिवसेना वाला है, तुमने उसके विषय में बात कर ली। अरे तुम पहले अनिल देशमुख और पहले नवाब मलिक के बारे में तो पूछ लेते कि इन पे कार्रवाई सही हो रही है कि गलत हो रही है। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि उनको पता था कि अनिल देशमुख पूरा कॉन्स्पिरेटर है। उनको पता है कि नवाब मलिक के संबंध पूरे दाऊद इब्राहिम के साथ और छोटा शकील टाइमन मेमन के साथ उनके पूरे संबंध है। सर आ रही आवाज? आपकी फोटो चली गई। हाँ, वो पता नहीं डिस्कनेक्ट हो गया। जी हाँ, जी जी। कंटिन्यू रखिए। उनको पता था कि उनके पूरे संबंध हैं। जब उनको ये पता है कि उनके संबंध है, 20-20 साल के उनके सहयोगी हैं, उस सहयोगियों की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो उनका सहयोगी नहीं है, जो उनकी कुर्सी उठाता है पार्लियामेंट के बाहर, उसकी बात करें क्योंकि वो कुर्सी उठाता है। तो ये क्या है, खुद में एक बहुत ही प्रश्न उन्होंने खड़ा किया। लेकिन क्या लोगों को उनसे पूछना चाहिए इस बात को? लोग पूछते नहीं है। मुझे लगता है कि शरद पवार साहब ने ये मान लिया है कि अनिल देशमुख और नवाब मलिक तो अब गए। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि वो हर हालत में शिवसेना का जो एक तरह कहते हैं कि एक शील्ड बन के क्यों खड़े रहते हैं। ये मुझे मेरी समझ में ये बाहर है मेरी समझ से कि ऐसा क्या है। देखिए ऐसा है, कौन किसका शील्ड है और कौन किसका शील्ड नहीं है, ये तो अभी क्या इन लोग को ही पता होगा। ये लोगों का थ्री व्हीलर की सरकार है। अभी थ्री व्हीलर की सरकार कांग्रेस चला रही है कि एनसीपी चला रही है कि उद्धव जी चला रहे हैं? कौन पीछे बैठा है, कौन लटका है, कौन बैठा है कि नहीं बैठा है, कि दिख रहा है बैठा है, ये तो इन लोग को अंदर की बातें पता क्या है। लेकिन एक बात सही है कि ये पूरी सरकार के अंदर बेनिफिशियरी एक नंबर पे एनसीपी है। जिस हिसाब से वो लोग अपने पॉलिटिकल लोगों को मजबूत करते जा रहे हैं, वो लोगों की ना आइडियोलॉजी लॉस है, उन लोग का भ्रष्टाचार दिन रात मीटर की तरह उनका चालू है, उनके पूरे पैसे वसूलने चालू है, कमाई चालू है। वो अपने लोगों को कैसे, उनको पता है कि आने वाले समय में कोऑपरेटिव मिनिस्टर जो है वो कोऑपरेटिव मूवमेंट लाकर ये जितने इनके 40 साल से शुगर मिल और ये सब के जितने इन्होंने कांड किए हैं वो आने वाले समय में उजागर होने वाले हैं। तो अमित शाह नहीं, मुझे लगता है कि इसके लिए कोऑपरेटिव मिनिस्टर। तो उनको पता आगे आ रहे समय में क्या होने वाला है, इसके लिए उनका पूरा मीटर चालू है, पूरी घड़ी के हिसाब से पैसे गिन रहे हैं वो पूरे। चलिए मोहित जी, बहुत लंबी बात होगी, लगभग 1 घंटा हो गया हमें चर्चा करते हुए। काफी समय से हमारी बात ये ड्यू भी थी। आगे भी जो भी बातें होंगी, लेटेस्ट डेवलपमेंट होंगे, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। आप यूपी के बंदे हैं, आपकी चिंता में ज्यादा रहती है। आप लोग का आशीर्वाद, सबका महादेव का आशीर्वाद, काशी विश्वनाथ बाबा का, काल भैरव बाबा का, और क्या चाहिए सर जी। चलिए, मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार सर, जय श्री राम। नमस्कार सर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।